फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, पिछला वीडियो शेरशाह सूरी से रिलेटेड था। उससे हम रिलेटेड यहाँ पे पहले 5 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में उसका जो कार्यकाल था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, कहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार था, इस सब के बारे में जानेंगे। और हम यहाँ पे उसके किसके किसके साथ युद्ध हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस समय, समाज उस समय कैसा था। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे हम। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में। अकबर का वित्तीय प्रबंध, भू राजस्व प्रबंधन, धार्मिक नीति कैसी थी, सभी धर्मों के प्रति उसकी कैसी उदारता की नीति आ गई, साहित्य के प्रति उसकी कितनी रुचि थी, और उसके द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण इमारत, महल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% बनता ही बनता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लास्ट में देखेंगे 5 एमसीक्यू को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लगातार दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों, चैनल पे अगर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आप लोग लाभ उठा पाएँ। ठीक है। ये वीडियो दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूनियर स्तर के लिए रामबाण है एकदम से बिल्कुल। और भी जो एग्ज़ाम है, इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो भी बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस किस सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से शेरशाह अत्यधिक प्रभावित था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर? तो सही आंसर है दोस्तों इसका अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। कहीं ना कहीं उससे बहुत अधिक प्रभावित था, उससे काफ़ी कुछ अधिक सीखा था, जिससे वो अपने साम्राज्य में विस्तार करने में और अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसके शासन व्यवस्था को उसी को फॉलो किया और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया? ठीक है। हुमायूं, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? ठीक है। इसके पहले की वीडियो दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जा कर के देखिए, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा क्या क्या था। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही विस्तृत ढंग से समझाया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या शेरशाह सूरी? ये दोस्तों पेशावर पाकिस्तान से लेकर के, जिस समय पाकिस्तान में है उस समय भारत में ही था, तो पेशावर से लेकर के सोनार गांव बांग्लादेश में जो पड़ता है दोस्तों ढाका तक, इस सड़क का निर्माण करवाया गया था। और ये करवाया गया था दोस्तों आपके शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरे मंडल का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। शेरे मंडल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शेरशाह सूरी या हुमायूं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हुमायूं, तो हुमायूं उस शेरे मंडल का जो निर्माण किया था इसने शेरशाह सूरी ने, उसको हुमायूं ने लाइब्रेरी में यानी कि पुस्तकालय में उसको तब्दील कर दिया था, चेंज कर दिया था। और उसी शेरे मंडल की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई थी उसको गिरने के बाद। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, शेरे मंडल का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और इसी शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? हुमायूं की हुई थी। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? ठीक है, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह या हुमायूं? सही आंसर है दोस्तों इसका शेरशाह सूरी। निम्नलिखित को सुमेलित करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध 1540 में। कालिंजर का युद्ध 1545 में। और शेरशाह दिल्ली का जो सुल्तान बना था दोस्तों, वो भी 1540 ईस्वी में ही था। इन दोनों में ऑप्शन सेम है दोस्तों, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 10, अकबर का युग। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में इसने कितना जो है हेल्प किया मुगलों को। ठीक है, किस लिए हम अकबर को महान कहते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है,
तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव तो रखी थी, लेकिन उसे अस्थायित्व प्रदान करने का कार्य किसने किया? अकबर ने। बाबर के तो केवल उसका मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना किया था, मुगल वंश की क्यों नींव रखा था, लेकिन इसके अस्थायी किसने प्रदान किया, एक फिक्स्ड किसने प्रदान किया, इसका साम्राज्य किसने बढ़ाया? तो ये अकबर को श्रेय दिया जाता है। ठीक है। गुप्त वंश के बाद 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। ठीक है। गुप्त वंश के बाद केवल अकबर ही ऐसा हुआ जो कि भारत को पूरे क्या किया? एकता में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक भी था। ठीक है। सबको एक साथ लेकर के चलने वाला था। अकबर का पूरा नाम क्या था? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है। ठीक है कि अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। ठीक है। और माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। पिता की मृत्यु के बाद अकबर केवल 13 वर्ष का था और अपनी उम्र क्या था? ठीक है, लगभग आपकी उम्र का, यानी कि जो क्लास 7 में पढ़ रहे होते हैं उनकी उम्र का था। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। ठीक है। हुमायूं का विश्वास पात्र इंसान था एक बैरम खान। ठीक है। उस समय इसका सेनापति भी यही था, बैरम खां। तो उसी ने इसका राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा, लेकिन बाद में इसके बीच में अनबन हो गई थी और अकबर ने बैरम खां को मरवा भी दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू की सेना इसमें पराजित हो गई थी और अकबर ने पंजाब, आगरा, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य विस्तार, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता की नीति अपनाई। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमसे लड़ाई करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? शादी विवाह भी वो कर लेता था। ठीक है। वैवाहिक संबंध बना लेता था। फिर अधीनता स्वीकार करने, या तो हम जो कहें तुम हमारे घुटनों के बल पर आ जाओ, हम जो कहें उसके हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे अंडर में रहो और हमको टैक्स समय पर देते रहो। ठीक है। तो उसको पद में जो है शासन में पद भी दिया जाएगा अच्छे पद पर, और मित्रता भी हमारे आपके बीच में बनी रहेगी। ये अकबर की नीतियाँ थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है स्टोरी टाइप का। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री, किसकी पुत्री थी? राजा भारमल की पुत्री थी हरखाबाई। क्या नाम था? हरखाबाई। लेकिन बाद में इसका नाम जोधाबाई हो गया। क्या हो गया? जोधाबाई से विवाह किया। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं राजपूत लोग, आज खुशी का दिन है, अकबर से हमारा रिश्ता जुड़ गया। कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या है कि आप उससे संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, आप उसके अंडर में आ गए हैं। ठीक है। आप सही कहते हो महाराज। किसने कहा? इस महाशय ने कहा। अकबर का यह हिंदुओं तथा मुसलमानों की बीच सद्भावना को बढ़ाने की एक कोशिश थी। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये है दोस्तों कि वो सभी धर्मों को समान निगाह से देखता था, सभी धर्मों को संरक्षण देता था, किसी के प्रति उसका कोई भेदभाव नहीं था। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। राजपूत राजा भगवान दास तथा पोते मान सिंह को दरबार में ऊंचा पद दिया। ठीक है। भगवान दास का भी नाम था और मान सिंह जो इसका बाद में सेनापति बना, उसी के बल पर अकबर ने अपने साम्राज्य की विस्तार किया। ठीक है। तो ये मान सिंह और राजा भगवान दास थे जो कि इसको दरबार में सबसे ऊंचा पद दिया गया था। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने
सर झुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब राणा पर आक्रमण किया जाए। किसने कहा? अकबर ने कहा। किसने कहा? अकबर ने कहा। ठीक है, तो इतिहास किसका लिखा गया? राणा प्रताप का। किसका लिखा गया? राणा प्रताप का। इन लोगों का नहीं लिखा गया जो कि अधीनता अपने आप स्वीकार कर लिए। ठीक है, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। यहाँ पे क्या लिखा? महाराज आपके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर समाप्ति से हिंदू अति प्रसन्न है। जजिया का क्या था दोस्तों? जजिया दोस्तों हिंदुओं पर से धार्मिक कर था, तीर्थ यात्रा कर था, तो उसको क्या कर लिया गया? अकबर द्वारा हटा लिया गया, जिससे हिंदू लोग क्या हुए? बहुत प्रसिद्ध हुए, खुश हुए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अकबर की सहिष्णुता का ही पता चलता है। यह सुनकर मुझे खुशी हुई मान सिंह। किसने कहा? अकबर ने कहा। जरूरी है कि हिंदू मुझ पर क्या करें? विश्वास करें, ताकि मैं अपने साम्राज्य को सही ढंग से क्या कर सकूं? सुचारू रूप से चला सकूं। ठीक है, और फिर क्या हुआ? जल्दी ही अकबर की सेना और राणा प्रताप का सामना 1576 में कब हुआ था? 1576 में मैदान था, हल्दी घाटी का मैदान था, उसमें इसने भीषण युद्ध हुआ। संख्या में बहुत कम ही थे राणा लोग, लेकिन मुगल सेना में उथल पुथल मचा दिया। ठीक है, राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हुए और उन्हें परिवार सहित जंगल का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वो मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे, वह घास की रोटी खाएंगे, जमीन पर सोएंगे और सभी सुखों का त्याग कर देंगे। राणा प्रताप ने आजीवन इस प्रण का पालन भी किया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक राजमहलों में रहने वाला राजा, ठीक है, कैसे घास की रोटी खाएगा, ज़मीन पर सोएगा, सभी सुखों का त्याग कर देगा। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, बहुत ही बड़ा प्रण था इनका। राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर, कोमल, मीर स्वतंत्र करा लिए। ठीक है, 20 वर्ष तक इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। देवार, उदयपुर, कोमल, मीर ये सब क्या कर लिए? स्वतंत्र करा लिए, परंतु चित्तौड़ व अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहा। ठीक है, तो अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की क्या हुई? आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ा। इससे दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चाँद बीबी से युद्ध हुआ। ठीक है, अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को हराया। ये दोस्तों चाँद बीबी थी, अपनी सेना को मुगल सेना पर आक्रमण करने के लिए आर्डर दे रही हैं, आदेश दे रही हैं। ठीक है, तो गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका कौन थी? दुर्गावती। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अहमदनगर की रानी कौन थी? चाँद बीबी। इन्होंने भी अकबर का डटकर सामना किया। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, कश्मीर से अहमदनगर और काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, किसका? अकबर का साम्राज्य। अब इसकी शासन व्यवस्था देखते हैं दोस्तों। अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, केंद्र पर कौन था? बादशाह था, वजीर थे और दीवान थे। ये सब केंद्र पर शासन करते थे, उनको महत्वपूर्ण पद प्राप्त था। इनका कार्य क्या था? सर्वे सर्वा करना है। ठीक है, बादशाह ही सर्वे सर्वा होता था और इनको वजीर दीवान क्या थे? वित्तीय नियंत्रण पर कंट्रोल करते थे। प्रांत पे कौन था? सूबेदार, जिसे गवर्नर कहते हैं। प्रांतीय दीवान भी होते थे और कोतवाल भी होते थे। सूबेदार कानून फौजदारी के मामलों की देखरेख करते थे। दीवान क्या थे? राजस्व वसूली, आय व्यय का विवरण। कोतवाल क्या था? नगर का प्रशासन करता था। ठीक है, कोतवाल कहाँ थे? नगर के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इनके पास। परगना, परगना में सिकदार थे पहले।
सिकदार कानून एवं व्यवस्था को देखते थे। आमिल राजस्व वसूली, कानूनगो उपज एवं राजस्व का विवरण रखते थे, वही कानूनगो आज भी हैं दोस्तों। फौजदार एक कोष की व्यवस्था करते थे, ठीक है। गांव पे कौन था दोस्तों? गांव पे मुकद्दम प्रधान थे, इनकी कानून व्यवस्था देखना था। पटवारी राजस्व का विवरण था। चौकीदार सुरक्षा का दायित्व, ठीक है। तो ये सारे लोग महत्वपूर्ण पद थे और ये सारे लोग राजकाज को संभालते थे। मनसबदारी व्यवस्था क्या है दोस्तों? अकबर बिना सुदृढ़ सेना के ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुगठित करना था। उसने इस दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे, ठीक है। साधारणतः मनसब का अर्थ क्या होता है? पद अथवा प्रतिष्ठा से। किससे है? कोई पद दे दिया जाता था या उससे प्रतिष्ठा से लगाया जाता था। अतः मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। कौन थे? जो मनसबदार थे वो शाही सेवा में पदवी धारण करते थे, यानी कि कोई पद उनको दे दिया जाता था। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए भी प्रयोग में लाई गई। जैसे सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या तक के मनसब दिए गए, ठीक है। यानी कि जितना मनसब होगा उससे अधिक तुमको क्या होगा, वहाँ पे सबसे बड़ा पद मिलेगा, ठीक है। यह ऐसी व्यवस्था इनके शासन में थी। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे, ठीक है। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह को दबाते थे, ठीक है। राज्य को चलाने के लिए, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर कोई विद्रोह हो जाता था तो मनसबदार क्या करते थे? विद्रोह को दबाते थे, ठीक है। विरोध तो होता रहता है दोस्तों, ठीक है। जब हमारे बीच में तुम्हारे बीच में शासन कोई करने वाला और है, ठीक है, तो वो तो इस बात को जानता नहीं है। कभी कभी मनसबदार लोग भी या जो भी प्रशासन के लोग होते थे वो भी ज़बरदस्ती करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बातें लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती थी और फिर क्या होता था, विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाती। तो उसको कौन दबाता था? मनसबदार दबाते थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी किसका काम था? मनसबदार का था। किसका था? मनसबदार का था। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था, ठीक है। तो जितना मनसबदारों को वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य अधिकारियों को वेतन नहीं मिलता था। ये ऐसा बताया गया है, ये बात सत्य भी है। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों की प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, कोतवाल हो गए, ठीक है। और कौन थे? पटवारी, चौकीदार, कानूनगो, ठीक है। ये सारी बात तब भी थी और आज भी हैं। ये अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे। ये सोने का सिक्का है और ये चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का कैसा होता था? चौकोर होता था। अकबर का वित्तीय प्रबंधन कैसा था? राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे, भूमि का लगान और व्यापार का कर, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य की इनकम के दो महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? तो एक भूमि का लगान था और एक व्यापार पर से टैक्स था। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। जैसे तुम 3 बोरा गेहूं पैदा करोगे, 3 बोरा धान पैदा करोगे, तो 1 बोरा कौन ले जाएगा? राजा ले जाएगा। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था, ठीक है। कि जैसी फसल होगी, जैसे उपज होगी, उसके आधार पर लगान लिया जाएगा। उसने भूमि की माप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य किसको सौंपा? राजा टोडरमल, ठीक है। तो राजा टोडरमल भूमि व्यवस्था की नाप करने का जिम्मेदारी इनको सौंपा गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। टोडरमल का क्या काम था?
भूराजस्व व्यवस्था जो है लागू करना और भूमि की नाप कराना, लगान निर्धारित करना किसका काम था? टोडरमल का था। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई, उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन, तो कृषि एवं भू राजस्व प्रबंध कैसा था उस समय? कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी दोस्तों। कृषि की उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। एक समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन से हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक की एक रूपता दिखाई देती है, यानी कि जैसे पहले था वैसे उस समय भी भू प्रबंधन था। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश किसके द्वारा की गई थी? गजे इलाही से। किससे की गई थी? गजे इलाही। ठीक है, ये पूर्ववर्ती गजे सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। गजे सिकंदरी किसने चालू किया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, गजे इलाही अकबर ने। ठीक है, तो ये भूमि पैमाइश का एक आधार था। खेत की माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। किसका होता था? बीघा का। एक बीघा 60 गज लंबा होता था और 60 गज चौड़ा होता था। ठीक है, 60 गज लंबा 60 गज चौड़ा, तो एक बीघा हो गया। सामाजिक सामंजस्य के प्रयास किए। ठीक है, इसीलिए अकबर को महान कहा गया। यही एक मेन रीजन था। अकबर जानता था कि हिंदुओं के प्रयास के बिना वह ना तो राज्य का विस्तार कर सकता है, ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। ठीक है, अधिक अधिकार दिए उसमें। अधिकांश राजपूत राजा ही थे, जिससे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। ठीक है, धार्मिक नीति कैसी थी? इसी धार्मिक नीति के चलते, ठीक है, भारत आज भी एक कह सकते हैं विविधता का देश है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है। इबादत खाना क्या था दोस्तों? प्रार्थना गृह था एक। वो सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता था। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की रूपरेखा बनाई। ठीक है, तो दीन इलाही किसने स्थापित किया था? अकबर ने। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? दीन इलाही का एकता बनाना था। क्या था? सभी लोग मिलजुल कर रहें और एकता हमारे देश में बनी रहे। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, सुलह कुल का मतलब क्या है? इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके और सभी लोगों का समर्थन मिलता रहे। ठीक है, ये था सुलह कुल। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल शासकों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें, उसको अपना सकें और क्या कर सकें, उसको अपनाएं और उसका शांतिपूर्ण ढंग से अपने आप को जीवन भी बिताएं। सभी लोगों के बीच में ये बात फैलनी चाहिए, जन जन तक ये बात। ठीक है, महत्वपूर्ण नीति क्या थी दोस्तों अकबर की? हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया जाना। जजिया क्या था? हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर था। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के समय सभी लोगों को समान अधिकारों पर आधारित था। ठीक है, जैसे हमारा संविधान बना। इस प्रकार अकबर के शासन में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यानी कि धर्म से इतर सभी धर्मों को समान संरक्षण देना, सामाजिक विषयों में उदार हो जाओ, चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य क्या था दोस्तों? इम्पोर्टेंट है दोस्तों साहित्य। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था।
इस समय उसकी राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। क्या लिखा था? अकबरनामा। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया था। इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का काम शुरू हो चुका था। यद्यपि इसकी शुरू कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। कागज़ पर लिखने का कार्य सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? चीन में। प्रमुख इतिहासकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में से थे। संगीतकार कौन थे? तानसेन। तो अकबर के नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न। सामान्य रूप से रत्न पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता है। अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। ठीक है। जैसे कौन थे नवरत्न? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन का दोस्तों मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। ये हिंदू ही थे, लेकिन उनको अकबर ने तानसेन का नाम दिया था। राजा मानसिंह राजपूत थे। राजा टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था के मालिक थे। फैजी, राजा बीरबल उनके प्रमुख मंत्रियों में से एक थे। ये सब नवरत्न उनके दरबार में रहते थे। कला के क्षेत्र में कौन सी जो है विख्यात इसमें प्राप्त हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? आगरा के निकट ही है। इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी भी बनाया था। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। ठीक है। दिए गए चित्रों को देखकर उनकी इमारतों के बारे में जानिए। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें अकबर ने बनवाई थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया जोधाबाई का महल था ये। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया जोधाबाई का महल। हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिला वाला पंचमहल। ठीक है। ये 5 मंजिला है। 1 2 3 4 और एक ऊपर पंचमहल। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने आम, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे स्थित है? आगरा के लाल किला में दीवाने आम। दीवाने आम क्या था दोस्तों? जहाँ पे बादशाह अपने जनता से मिलता था। ठीक है, वो दीवाने आम था। आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने खास क्या था? दीवाने खास है ये। दीवाने खास क्या था दोस्तों? अकबर अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। ठीक है, तो ये दीवाने आम और दीवाने खास यही है। ठीक है, और ये आगरा के लाल किले में स्थित है, अकबर के द्वारा बनवाया गया। एक दिल्ली के लाल किले में बनवाया गया, उसको शाहजहां ने बनवाया। वही दीवाने आम, वही दीवाने खास, वो दिल्ली के लाल किले में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। इसे अकबर ने अपने गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्या बनवाया था अकबर ने? बुलंद दरवाज़ा बनाया था, या बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किसकी विजय के रूप में जो है बनवाया था? तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके किसी न किसी एन के एन प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। आपको उसका आंसर सही देना है कि बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के स्मारक के रूप में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा अकबर द्वारा निर्मित किंतु शाहजहां द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी वो बनवाया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। लेकिन शाहजहां ने इसको संगमरमर में बदल दिया। किस में बदल दिया? संगमरमर में। जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम क्या है? हवा महल। क्या नाम है? हवा महल। हवा महल कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, यहाँ पे एक समय रेखा दी गई है दोस्तों, 1556 से 1605 अकबर का कार्यकाल। इबादत खाना क्या था दोस्तों? प्रार्थना गृह, हमने पहले बताया। पंचतंत्र नीति कथाओं की एक पुस्तक थी। संरक्षक
नाबालिगों की देख रेख के लिए नियुक्त व्यक्ति जो थे उसको संरक्षक कहा गया। दीन इलाही क्या था? अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग दीन इलाही की रूपरेखा में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित किया गया। ठीक है, और इसी के कारण अकबर को क्या माना गया? अकबर महान कहा गया है। सभी धर्मों के प्रति उसके सहिष्णुता की नीति उसको क्या किया? विश्व पटल पर ला करके क्या कर दिया? सामने रख दिया, और सभी लोगों में क्या हो गया? सभी देशों में लोकप्रिय हो गया। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे 5 MCQ को देखने वाले हैं। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1528, 1560 या 1556? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1566 अकबर और हेमू, 1575 अकबर और चांद बीबी, 1576 अकबर और महाराणा प्रताप, 1578 अकबर और शेरशाह सूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने खास और दीवाने आम किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? अकबर, अबुल फजल, शाहजहां या जहांगीर? जजिया क्या था दोस्तों? हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर, मुस्लिमों से तीर्थ यात्रा कर, या कृषि से प्राप्त कर था, या ठहरने के लिए कर था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन 3 था। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। हर ज़रूरतमंद के पास, चाहे वो 6, 7, 8 में पढ़ता हो या उसके अपर क्लासेस में पढ़ता हो, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उससे प्रश्न पूछिए कि वो पढ़ता है या अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है। ये वीडियो दोस्तों आने वाला BPSC शिक्षक भर्ती के लिए आपका वीडियो रामबाण है। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनने हैं, चाहे जूनियर स्तर का हो या माध्यमिक स्तर का हो, लेकिन जूनियर स्तर के लिए खासकर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।